Hey everyone, greetings to all. This is Sakshi Agrawal here in front of you with a new video on a new topic that is REIT EVS Part 5. So अपन लोग REIT की एक सीरीज़ कर रहे थे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की 1, 2, 3, 4 पार्ट जो है आपको वो इस सेक्शन में मिल जाएंगे। बाकी अभी हम 5 पार्ट करेंगे आज। बात करें किन किन एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा तो रीट DSSB KVS NVS CTET या फिर और भी कोई टेट में आप इस वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये रीट के लिए स्पेशल है, पर हाँ इसमें EVS के वो सारे पॉइंट्स भी है जो आपके बाकी टेट्स एग्ज़ाम में यूज़फुल रहेंगे। तो आप इसे कोई भी EVS एग्ज़ाम जहाँ आपका पोर्शन कवर होता हो वहाँ इस वीडियो को देख सकते हैं। सारे टेट्स के लिए इक्वल इम्पॉर्टेंट रहेगी ये, क्योंकि EVS का पोर्शन तो वहाँ भी आता है। और बात करें तो अपन इस बुक को कवर कर रहे थे रीट EVS के लिए। सिखवाल बुक है ये आपकी रीट की, पर्यावरण अध्ययन की। सो इसी बुक को हम कंप्लीट कर रहे थे। ये पार्ट 5 है और आगे और भी पार्ट्स बनेंगे क्योंकि बुक अभी कंप्लीट नहीं हुई है। और बात करें तो आपको इसमें जो भी अपने हिसाब से इम्पोर्टेंट लगे उसे आप कहीं भी राइट डाउन कर सकते हैं या फिर पिक भी ले सकते हैं, वॉट एवर यू थिंक फिट विद यू। सो विद दिस जनरल इन्फो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और ला क्लासेस बिगिन। सबसे पहले इसमें अपना क्या है, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है भाई? 22 मार्च को मनाया जाता है। बात करें कि वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन कहलाता है तो राजेंद्र सिंह कहलाते हैं। इनको मैगसेसे अवार्ड में मिला था सेविंग वाटर के लिए। और अगर बात की जाए तो 2.7% ही केवल ऐसा वाटर है जो कि क्या है, यूज़फुल है या फिर पीने योग्य है। ठीक है, आगे बात करते हैं ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ वाटर। अपनी इस बुक के अंदर क्या क्या दिए हुए हैं तो टंका दिया हुआ है जिसको जयगढ़ किला कहते हैं। जयगढ़ किला के अंदर क्या है, टंक वगैरह है। और कुई कहते हैं, कुई मतलब क्या होती है, बेरी वगैरह होती है। इनकी पानी के स्टोरेज की ही पुरानी टेक्निक्स थी ये कुछ, तो अपन को बस इनका नाम याद रखना है। क्या है, टांका है और दूसरा क्या है, कुई है। टांका आपका जयगढ़ किला में भी है और कुई को अपन बेरी भी कहते हैं। बस ये 2 बात अपन को इसमें याद रखनी है। आगे बात करें तो बाटाडू का कुआं, रावल गुलाब सिंह द्वारा निर्मित इस कुएं को रेगिस्तान का जल महल कहते हैं, जो कि ये बाड़मेर में पड़ता है। तो ये बाटाडू का कुआं है आपका, जो कि रावल सिंह जी ने बनवाया था और इसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। कहाँ पे पड़ता है बाटाडू का कुआं? तो ब से बाटाडू का कुआं, ब से बाड़मेर। ये 2 चीज़ हो गई। आगे ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है, यानी कि और भी कुछ ट्रेडिशनल सोर्सेज में दिए हुए थे। पहले हमने 2 कौन से पढ़े थे, एक तो अपना टांका पढ़ा था, यहाँ पे लिख भी देती हूँ। अभी जो हमने अपने 2 पढ़े थे उसमें एक हमने पढ़ा था टांका और एक हमने पढ़ा था कुई। और कुई को अपन क्या कहते हैं, बेरी भी कहते हैं। कुई को क्या कहते हैं, बेरी भी कहते हैं। और हमने टांका कहाँ पे पढ़ा था, आपका जयगढ़ किले में पढ़ता था। बाकी अगर हम और ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ वाटर की बात करें तो उसमें पड़ता है नाड़ी, पोखर और लार्जेस्ट ट्यूबवेल इन इंडिया 22 लाख। यानी कि सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल अगर बात की जाए तो कहाँ पर है आपका, 22 लाख कहाँ पड़ता है, इंडिया के अंदर पड़ता है। इनके सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल्स यहीं लगे हुए हैं। तो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ वाटर अपने पास कितने सारे हो गए, 4 तो कुल हो गए। एक तो हो गया टांका, एक हो गया कुई या फिर बेरी कह लीजिए, एक हो गया नाड़ी, अगला हो गया पोखर। और अगर बात की जाए कि ट्यूबवेल में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल कहाँ पे है तो भाई इंडिया के अंदर पड़ते हैं। ये बात अपन याद रखेंगे। आगे बात की जाए तो ताकिया, सबसे ऊंचा प्लेस जहाँ से स्विमर जंप करता है उसे ताकिया कहते हैं। यानी कि अगर कोई स्विमर जंप कर रहा है तो सबसे ऊंचा प्लेस जो होगा उसके लिए उसको ताकिया कहेंगे। इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। सेजा, मेवाड़ क्षेत्र में तालाब के पास कुएं में कम खुदाई पर जल एकत्रित करने के लिए एक बल्ली लगाई जाती है जिसे सेजा कहते हैं। यानी कि सेजा भी क्या है, एक स्टोरेज का ही क्षेत्र है। एक तालाब के पास कुएं में कम खुदाई करके वहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है, उसे सेजा कहा जाता है। या फिर इसको भी आप क्या कह सकते हैं, अपना रिसोर्स ऑफ वाटर कह सकते हैं। यानी कि ये भी सेविंग ऑफ वाटर के अंदर ही आ जाएगा कि सेजा भी क्या है, एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम वाटर को सेव कर सकते हैं। जौहड़ की बात की जाए तो शेखावटी में चूनेदार अधः स्तर अनावृत होने के कारण आसानी से बनाए गए कच्चे कुएं स्थानीय भाषा में जोहड़ कहलाते हैं। इनकी जोहड़ भी क्या है, आपके कच्चे कुएं हैं या फिर एक सोर्स ही है पानी इकट्ठा करने का। आगे बात करते हैं राजस्थान में मैक्सिमम इरिगेशन किससे होती है तो वेल और ट्यूबवेल से होती है। और कहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा, तो जयपुर के अंदर होती है। यानी कि जयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा इरिगेशन प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है तो वेल और ट्यूबवेल से किया जाता है। कैनल से सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो गंगानगर में होता है। वहीं अगर बात करें रिवर्स या फिर नदी से कहाँ होता है तो भीलवाड़ा आपकी जगह है, वहाँ होता है। ये आप देख सकते हैं कुआं और ये ट्यूबवेल। ठीक है, ये आपका कुआं भी तो देखा ही हुआ होगा आपने और ट्यूबवेल भी।
सो ये दोनों पिक्चर है उसके। आगे बात करते हैं, इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स दिए हुए थे कि भाई ऐसे क्या क्या प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं राजस्थान में जो कि पानी की आपूर्ति को पूरा करेंगे वहाँ पे। तो कुछ 5-6 प्रोजेक्ट्स थे, जैसे कि इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट हो गया, माही प्रोजेक्ट हो गया, माही नदी का प्रोजेक्ट, ऐसी चेनाब नदी का प्रोजेक्ट। तो ऐसे किन किन प्रोजेक्ट्स के थ्रू राजस्थान में पानी की आपूर्ति को या फिर नहरों या फिर जल की आपूर्ति को पूरा किया गया था, तो वो सारे प्रोजेक्ट्स मैंने यहाँ पे कवर किए हैं और इस बुक में भी वो सारे प्रोजेक्ट्स कवर थे। Indira Gandhi Nehar Project. Indira Gandhi Nehar Project is an excellent example of courageous fight of men against oddness of nature. Aim of this ambitious project is to irrigate the thirsty desert land of western Rajasthan with Himalayas water and provide drinking water to crores of inhabitants of this area. यानी कि इसमें बस ये बताया गया है कि इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट रहा है राजस्थान के लिए, बहुत ही यूज़फुल रहा है। आगे और बात करेंगे, इसकी ओरिजिन ऑफ दिस कैनाल इज़ फ्रॉम हरीके बैरेज सिचुएटेड इन पंजाब। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या बनती है कि इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट, चलो ये तो बात सही है कि राजस्थान में है, पर ये स्टार्ट कहाँ से होता है? तो हरीके बैरेज होता है, हरीके बैरेज से स्टार्ट होता है। हरीके बैरेज कहाँ पे है? तो आपका पंजाब के अंदर पड़ता है। फ्रॉम हरीके 204 किलोमीटर लॉन्ग इंदिरा गांधी फीडर ऑफ टेक्स विच हैज़ 170 किलोमीटर लेंथ इन पंजाब एंड हरियाणा एंड बैलेंस 34 इन राजस्थान। यानी कि 170 तो ये अपना कवर करता है पंजाब और हरियाणा के अंदर ये बांध, ठीक है। पर दूसरी तरफ 34 किलोमीटर ही केवल क्या करता है, ये राजस्थान में कवर करता है, पर 34 किलोमीटर से ही बहुत हेल्प हो जाती है वहाँ पे पानी आपूर्ति की। दिस कैनाल एंटर्स इन राजस्थान एट हनुमानगढ़ फ्रॉम टेल ऑफ इंदिरा गांधी फीडर 445 किलोमीटर लॉन्ग इंदिरा गांधी मेन कैनाल स्टार्ट्स विच पासिस थ्रू श्री गंगानगर एंड बीकानेर डिस्ट्रिक्ट्स एंड एट एट मोहनगढ़ इन जैसलमेर। यानी कि ये सारी जगह आपकी कवर होती है, श्री गंगानगर बीकानेर से स्टार्ट होता है और मोहनगढ़ पे जैसलमेर में जाके ख़त्म होता है। दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन एनवाइस्ड फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ 7.59 MAF वाटर आउट ऑफ राजस्थान शेयर इन सरप्लस वाटर ऑफ रावी बेस रिवर। यानी कि जो मेन ये बनता है तो रावी और व्यास नदी के पानी से बनाया गया है। तो अपन को 2-3 चीज़ें इसमें याद रखनी है। तो वो 2-3 चीज़ें आप इसमें क्या याद रखेंगे? सबसे पहली चीज़ जो इसमें याद रखनी है अपन को, वो अपन के पास ये रहेगी कि ये हरीके बैरेज से निकलता है। ठीक है। दूसरी बात, आपका हरीके बैरेज कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में पड़ता है। अगर वहीं बात की जाए कि पंजाब और हरियाणा मिलके इसका कितना पानी ले लेती है इस पूरे इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट का, तो वो 170 ले लेती है। और वहीं बात की जाए कि राजस्थान कितना यूज़ कर पाता है, तो केवल 34 किलोमीटर यूज़ कर पाता है। ठीक है। और अगर इसमें बात की जाए तो आपकी क्या बात की जाएगी? और बात की जाए इसमें तो इसमें रावी और व्यास, ये 2 नदी है जिनका पानी यूज़ किया जाता है। यानी कि कुछ 3-4 पॉइंट्स अपन ने इसमें लिए। तो वो 3-4 पॉइंट्स अपन के क्या थे? सबसे पहला अपन ने लिया हरीके बैरेज, जो कि अपने पंजाब में पड़ गया। दूसरा पॉइंट लिया अपन ने कि राजस्थान से 34 किलोमीटर यूज़ करता है। तीसरा पॉइंट अपन ने क्या लिया कि रावी और व्यास नदी का पानी है इसमें, जो कि प्रोजेक्ट में यूज़ होता है। ठीक है। ये 3 चीज़ को अपन को इस वाले सिस्टम से याद रखनी है। और इसमें इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं था, इम्पॉर्टेंट बस आपका यही रहेगा। बाकी ये हम एक बार और इसमें देख सकते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट और कहाँ ख़त्म होती है। तो ये आपका श्री गंगानगर और या फिर बीकानेर से स्टार्ट होती है और लास्ट में जैसलमेर में जाके मोहनगढ़ में ख़त्म हो जाती है। तो ये बात अपन को इसके बारे में याद रखनी है, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट के बारे में। आगे बात करते हैं। आगे बात करें, व्हेन वाज इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट स्टार्टेड। सबसे पहले ये स्टार्ट कब हुआ था अपना? तो ये 1952 में स्टार्ट हुआ था, 1952 में। प्रीवियसली नोन एज द राजस्थान कैनाल, इट वाज रीनेम्ड द इंदिरा गांधी कैनाल ऑन 2 नवंबर 1984 फॉलोइंग द असैसिनेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। तो आपको पता होगा जैसे कि 2 नवंबर 1984 को अपना इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था या फिर उनका मर्डर हुआ था। तो उसी दिन क्या किया गया था, इसका नाम चेंज किया गया था। पहले इसका नाम राजस्थान कैनाल हुआ करता था और फिर बाद में उसका नाम क्या रख दिया गया था, 1952 में आपका इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट रख दिया गया था। तो ये बात अपन को याद रखने की है कि सबसे पहला तो क्या है इसमें कि ये जो आपका राजस्थान कैनाल था 1952 तक, 1952 में फिर इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया आपका
प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के नाम पे रख दिया गया, जो कि इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट था। ठीक है, और अगर इसके बारे में हम कुछ बात करें थोड़ा बहुत अगर और देखें तो अगर आपको पता हो कि इंदिरा गांधी जी बॉर्न कब हुई थी, तो बॉर्न हुई थी 19 नवंबर 1917 को, और असैसिनेशन उनका 1984 में हुआ था। ये बात अपन को याद रखने की है। ठीक है, इंदिरा गांधी का बॉर्न कब हुआ था? 19 नवंबर 1917 के अंदर हुआ था, और डेथ कब हुई थी या फिर असैसिनेशन हम मर्डर कह सकते हैं 1984 को हुआ था। और अपन को इसमें जो मेन बात याद रखने की है वो बस यही है कि पहले से राजस्थान कैनाल के नाम से जाना जाता था, 1952 में इसका नाम चेंज करके इंदिरा गांधी जी के नाम पे रख दिया गया था। क्यों? क्योंकि उनका असैसिनेशन हुआ था 2 नवंबर 1984 को। तो बस इतना ही अपन को इसमें याद करना है। आगे बात करते हैं विच इज़ द लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड। वहीं अगर हम बात करें कि सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल कौन सी है, तो वो आपकी कहाँ पड़ती है भाई? तो आपकी चाइना में पड़ती है, बेजिंग हैंगजो ग्रैंड कैनाल। तो ये आपकी है बेजिंग हैंगजो ग्रैंड कैनाल, ये आपकी चाइना में पड़ जाती है। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट मैन मेड वाटरवे इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कवरिंग मोर देन 1100 miles and 2500 years of history. The Benzing Hangzhou Grand Canal connects 5 of the major rivers of China. वहीं अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी कैनाल कहाँ पर है, तो आपकी चाइना में पड़ती है। नाम क्या है उसका? बेजिंग हैंगजो ग्रैंड कैनाल। आगे बात करते हैं द इंदिरा गांधी कैनाल ओरिजिनली राजस्थान कैनाल इज़ द लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया। वहीं अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो ये सबसे लॉन्गेस्ट है। इट स्टार्ट फ्रॉम द हरीके बैरेज एट पंजाब या फिर हरीके, अ फ्यू किलोमीटर्स बिलो द कन्फ्लुएंस of the Satluj and Beas rivers in the Indian state of Punjab and terminates in irrigation facilities in Thar desert in the north west of Rajasthan state। ये हमने पीछे भी देखा था कि वेस्ट साइड को, राजस्थान के वेस्ट साइड को बेसिकली पानी की पूर्ति करने के लिए ये नहर शुरू की गई थी, यानी कि राजस्थान के वेस्ट पार्ट को। तो अपन को याद रखना है कि थार डेजर्ट भी उसके वेस्ट में पड़ता है, तो वेस्ट पार्ट को ही राजस्थान के सबसे ज़्यादा पानी की आपूर्ति के लिए ये नहर स्टार्ट की गई थी। Previously known as the Rajasthan Canal, it was renamed as Indira Gandhi Canal on 2nd November 1984, which was the assassination day of Indira Gandhi, and 1917 was the year when Indira Gandhi won। ठीक है, सो ये कुछ बातें याद रखनी है। आगे बात करें इंदिरा गांधी कैनाल की लेंथ कितनी है? 650 किलोमीटर है। वही हम पीछे देख चुके हैं अपनी कितनी फॉर्मर नेम्स क्या था इसका? राजस्थान कैनाल था। कंस्ट्रक्शन इसका बिगेन कब हुआ था? 1952 के अंदर, और कंप्लीशन कब हुआ था? तो 2010 के अंदर इसका कंप्लीशन हो गया था। लेंथ की बात करें तो 480 किलोमीटर है ये राजस्थान के अंदर, 170 आउटसाइड है। 480 प्लस 170 किलोमीटर इसका 650 हो गया। 650 इसकी कुल है, जबकि 170 कितना पड़ता है? सिर्फ राजस्थान के अंदर पड़ता है। आगे बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, हरित क्रांति राजस्थान में क्या तात्पर्य या फिर क्या पर्याय रखती है? तो इंदिरा गांधी कैनाल के बाद ही ये चीज़ स्टार्ट हुई। इंदिरा गांधी कैनाल से असल में क्या हुआ, जो साइड में नहर के साइड में क्या किया गया? ग्रीन रेवोल्यूशन किया गया। कि क्या हुआ? इरिगेशन फैसिलिटी मिल गई। इरिगेशन फैसिलिटी मिल गई तो वहाँ पे क्रॉप वगैरह का प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट हो गया, तो उसी को हरित क्रांति के रूप में बताया गया है। After the construction of the Indira Gandhi Canal, irrigation facilities were available over an area of 6,770 km square in Jaisalmer district and 37 km square in Barmer district. Irrigation had already been provided in an area of 3,670 km square in Jaisalmer district. The canal has transformed the barren deserts of this district into fertile or good fields. अब क्या हुआ कि भाई जो आपकी नहर जाने लगी तो वहाँ पे क्रॉप फैसिलिटी भी बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि इरिगेशन का सुविधा मिल गई थी। अब नहर से सीधा पानी लेके इरिगेशन किया जा सकता था। तो क्रॉप कौन कौन सी उगाई गई? तो मस्टर्ड हो गई, कॉटन हो गई, वीट हो गया। नाउ ग्रो इन सेमी एरिड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन रिप्लेसिंग द सॉइल देयर प्रीवियसली। तो वहाँ की सॉइल में अब क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट की साइड खेती की सुविधा एक हो गई। तो इसी को हरित क्रांति कहा गया है। तो याद रखेंगे, अगर हरित क्रांति का क्वेश्चन आता है कि किस नहर या फिर किस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई थी, तो इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई थी, अपन को याद रखना है। डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग द वाटर फ्रॉम हिमालयन रिवर्स फ्लोइंग थ्रू पंजाब इनटू पाकिस्तान वाज कन्विंस्ड बाय एन हाइड्रोलिक इंजीनियर कंवर सेन इन द लेट 1940s। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये बनती है कि इतना अच्छा आइडिया किसके दिमाग में आया कि ऐसी कोई नहर स्टार्ट की जा सकती है जो कि हिमालयन रिवर्स को, यानी कि पंजाब के हरीके बांध से यहाँ तक लाई जा सकती है। तो ये जो इतना बढ़िया अमेजिंग सा किसी के दिमाग में जो आया, तो उस इंसान का नाम था कंवर सेन।
ये नाम अपन को याद रखना है कि इसी को पूरा श्रेय जाता है अपन के इस पूरे आइडिया का, जो कि राजस्थान कैनाल या फिर इन लास्ट या फिर इन द एंड अब किस नाम से जानी जाती है, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट। आगे देखिए ये एक डायग्रामेटिक फॉर्म है इसकी, ये आप मैप के थ्रू देख सकते हैं। इसमें इंदिरा गांधी कैनाल जो है ये आपके देखिए पंजाब के हरी के बांध से यहाँ से निकलती है, फिर हरियाणा से होते हुए आपके राजस्थान में आती है। ठीक है, तो यानी कि 3 चीज़ कवर करती है ये आपका पूरा हरी के बांध का सीरीज़ है। ठीक है, ये आपका इतना कवर करता है हरी के बांध, तो यानी कि आप याद रखेंगे पंजाब के हरी के बांध से ऐसे होके आती है। तो अब आप देख भी सकते हैं इसके वेस्ट साइड में जा रही है, ये साइड इसकी वेस्ट ही हो गई, ये साइड ईस्ट हो गई। तो वेस्ट वाले पार्ट को ही क्या करती है, सबसे ज़्यादा पानी प्रोवाइड करती है, जहाँ पे क्या है आपका थार डेजर्ट भी है, ये भी अपन को याद रखना है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा किसको पानी प्रोवाइड कर रही है, तो आपके वेस्ट पार्ट को ही प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, वेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, प्राचीन नाम नौहर साहवा लिफ्ट नहर, इससे हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू एवं झुंझुनू जिले लाभान्वित होते हैं। यह सहायक नहरों सहित सबसे लंबी लिफ्ट नहर है अथवा कंवरसेन लिफ्ट नहर सबसे लंबी है। तो अपन याद रखेंगे चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर कहाँ पड़ती है आपकी, तो हनुमानगढ़ वगैरह चूरू वगैरह जिले इनसे प्रभावित होते हैं। और इसकी सहायक नदी है, सबसे लंबी है सहायक नहरों में। बस इसके अलावा और कुछ याद रखने का इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं भाखड़ा नंबर डैम की, ये भी आपका इम्पोर्टेंट बनता है। भाखड़ा नंबर डैम ये जो आप देख सकते हैं बिल्ट ऑन सतलुज रिवर। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें कि ये सतलुज नदी पर पड़ता है, ये आपका है भाखड़े नंगर डैम। ठीक है, ये बना हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बात करें तो ये कहाँ पे है, तो ये सतलुज रिवर पर है, सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। हिमाचल प्रदेश और पंजाब पे पड़ता है सतलुज रिवर पे। द भाखड़ा नंबर डैम इज़ द सेकेंड टॉलेस्ट डैम इन एशिया एंड लोकेटेड इन द बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। इट इज़ द हाईएस्ट स्ट्रेट ग्रेविटी डैम इन इंडिया विद द हाइट ऑफ अबाउट 207.26 मीटर्स एंड इट रन्स अक्रॉस 168.35। ठीक है भाई, तो उसके बारे में अगर हम बात करें, जो सबसे पहली बात तो इसके बारे में ये अपन कर सकते हैं कि जो अपनी ये भाखड़ा नंगर डैम है ये कहाँ पे, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। दूसरा अगर बात करें तो सतलुज नदी पे है। और अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये है कि भाई पंजाब वगैरह और हिमाचल प्रदेश से होती हुई आती है, सतलुज नदी से होकर आती है। और तीसरी बात जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये सबसे बड़ा डैम है किसके हिसाब से, ग्रेविटी के हिसाब से। यानी कि अगर आए कि ग्रेविटी के हिसाब से सबसे बड़ी कैनाल प्रोजेक्ट कौन सा है, तो भाखड़ा नंगर डैम है, ये अपन याद रखेंगे। ठीक है, भाखड़ा नंगर डैम के लिए अपन के पास ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होगी। सबसे पहला पंजाब और हिमाचल प्रदेश, दूसरा सतलुज नदी, और तीसरा ग्रेविटी के हिसाब से सबसे बड़ा अपना क्या पड़ता है, बांध पड़ता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज स्ट्रेट ग्रेविटी डैम इन इंडिया। आगे बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ भाखड़ा नंगर डैम। द भाखड़ा नंगर डैम इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट रिवर वैली डेवलपमेंट एंड स्कीम्स अंडरटेकन आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। The project was signed by then Punjab Revenue Minister Sir Chotu Ram in November 1944 with the King of Bilaspur and was finalized on January 8, 1945. The construction of the multi-purpose dam was initially started in 1984 by then Lieutenant Governor of Punjab Sir Louis Stein, but it got delayed and it was resumed after independence under the chief architect Rai Bahadur Kunwar Sen Gupta। पिछली वाली भी अगर आपको याद हो जो इंदिरा गांधी कैनाल थी उसका भी आइडिया किसके पे आया था, तो कंवर सेन के दिमाग में ही उसका आइडिया भी आया था। द डैम वॉज कम्प्लीटेड इन 1963 एंड इट वॉज डेडिकेटेड टू द नेशन बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को ये डैम क्या किया गया था, संबोधित किया गया था। बाकी अगर इसकी बात करें तो इसमें जो नाम जुड़ते हैं वहाँ का छोटू राम जो मिनिस्टर था, पंजाब के मिनिस्टर, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। बाकी और सब इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फीचर्स ऑफ डैम, इसके फीचर क्या है, तो भाखड़ा डैम इज़ बिल्ट ऑन सतलुज रिवर। ये अभी हमने देखा भी था कि भाखड़ा डैम कहाँ पे पड़ता है आपका, तो सतलुज नदी पर पड़ता है, सतलुज रिवर पे। इट इज़ एशिया सेकेंड टॉलेस्ट डैम विद अ हाइट ऑफ अराउंड 207.26 मीटर आफ्टर द टहरी डैम। सबसे बड़ा कौन है अपना, फर्स्ट नंबर पे तो टहरी डैम पड़ जाता है और सेकंड नंबर पे अपना सतलुज पड़ जाता है, विच इज़ अ हाइट ऑफ इतनी। द टहरी डैम इज़ ऑल्सो सिचुएटेड इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ये उत्तराखंड में पड़ता है। वहीं अगर हम
भाखड़ा डैम की बात करें तो ये कहाँ पे पड़ता है अपना, पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में। तो ये कुछ बातें याद रखेंगे। सबसे बड़ा डैम कौन सा है अपना, टिहरी डैम है, फर्स्ट नंबर पे आता है जो। सेकंड नंबर पे आएगा अपना सतलुज रिवर वाला भाखड़ा नंगल डैम, और भाखड़ा नंगल डैम कहाँ पड़ता है आपका, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, जबकि टिहरी डैम जो फर्स्ट वाला है वो उत्तराखंड में पड़ता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई इसकी। आगे बढ़ते हैं। ये एक ग्राफ व्यू है आपका इस डैम का। देखिए हिमाचल प्रदेश है ये, यहाँ पे है आपका भाखड़ा और नंगल डैम। ये सतलुज नदी पे है, सतलुज रोपर पंजाब आ गया यहाँ पे, चंडीगढ़ हरियाणा। तो आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच में पड़ता है भाखड़ा नंगल डैम सतलुज नदी पे। आगे बात करें तो भाखड़ा नंगल डैम परियोजना यह हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान की 15.22% हिस्सेदारी है। इस परियोजना से राजस्थान का हनुमानगढ़ व चूरू जिले लाभान्वित है। सतलुज नदी पर 1948 ईस्वी में 2 बांध, पहला भाखड़ा नंगल बांध, इस बांध की आधारशिला भाखड़ा बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में 17 नवंबर 1948 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी तथा इन्होंने ही 22 अक्टूबर 1963 को इसका लोकार्पण करते हुए इसे पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर एवं चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी। इस बांध की ऊंचाई 225.55 मीटर है, जो भारत का द्वितीय ऊंचा बांध है, और जबकि सबसे लंबे बांध की बात करें तो इतना था 518.16 किलोमीटर। इसी बांध में एक जलाशय जिसका नाम गोविंद सागर है, जो भारत का सबसे बड़ा जलाशय झील है, और दूसरा नांगल बांध। इसी बांध का निर्माण इसमें 1952 में किया गया था। इस बांध की ऊंचाई इतनी है। तो बात की जाए भाखड़ा नंगल बांध की, तो ये राजस्थान वाले अपने रीट के एग्जाम में क्यों कवर होता है कि राजस्थान भी इसका क्या करता है 15.22% हिस्सेदारी कंटेन करता है। इसी रीज़न से क्या है भाखड़ा नंगल परियोजना अपनी राजस्थान के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी तक हमने 2 इंपॉर्टेंट डैम पढ़े हैं। एक तो अपना इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट पढ़ा है हमने, जो कि 52 में स्टार्ट हुआ था, 1952 के अंदर 2 नवंबर 1984 को जब इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था। ऐसे असैसिनेशन तो 31 अक्टूबर 1924 को हुआ था, पर वो उस डेट के हिसाब से रख दिया गया था, उनके हिसाब पे वो नाम। बाकी हमने सेकंड बात की वो भाखड़ा नंगल परियोजना की, जिसमें भी आपका राजस्थान क्या करता है 15.22% हिस्सेदारी रखता है। और थोड़ी बहुत बात हमने क्या की थी, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट जो है आपका वो पंजाब के हरीके बैरेज से निकलता है, पर वहीं अगर हम भाखड़ा नांगल की बात करें तो ये आपका पंजाब और हिमाचल प्रदेश से निकलता है। और दूसरे नंबर का बांध भी पड़ता है सबसे बड़ा। ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। आगे बात की जाए तो पोंग डैम की बात करते हैं। पोंग डैम भी आपकी बुक कवर करता है, व्यास नदी पर पड़ता है, ठीक है, व्यास नदी। तो द पोंग डैम ऑल्सो नोन एज द बेस डैम, व्यास डैम, is an earth-fill embankment dam on Beas River in the state of Himachal Pradesh, India, just upstream of Talwara. The purpose of this dam is water storage for irrigation and hydroelectricity power generation. As the second phase of the base project, construction on the dam began in 1961 and was completed in 1974. At the time of its completion, the Pong Dam was the tallest of its type in India. The lake created by the dam, Maharana Pratap Sagar, became a renowned bird sanctuary. यानी कि 2-3 बातें अपने पास इसमें याद करने की हो गई, ठीक है। सबसे पहली बात जो इसमें याद करने की है वो क्या, ये तो एक तो ये व्यास नदी पर है, ठीक है, व्यास रिवर पे पड़ता है। दूसरा हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में अभी हम देख कर आए थे भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर का ये जो डैम है ये भी उसी पड़ गया है। तीसरा हमने क्या बात की इसमें कि ये जब डैम बना था ना तब ये अपने टाइप में टॉलेस्ट था, और इसमें एक और लेक आके गिरती है जिस पे अब क्या है एक बर्ड सेंचुरी बनी हुई है। तो कौन सी है, महाराणा प्रताप सागर। बाकी हम ये भी पता लगा सकते हैं कि महाराणा प्रताप सागर भी फिर अब कहाँ पड़ती है, इसी रीज़न से हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। तो ये कुछ बातें थी जो कि इसको इम्पोर्टेंट बनाती थी। पोंग डैम की सिचुएशन देख सकते हैं आप, ये कहाँ पड़ता है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये देखिए यहाँ दिख रहा होगा, हिमाचल प्रदेश पे है ये इसकी पोजीशन। आगे बढ़ते हैं। रावी ब्यास वाटर was allocated to Rajasthan, Punjab, Haryana, Delhi and Jammu and Kashmir by an interstate government signed on 31st December 1981. Rajasthan has been allocated 1.11 MAF pre-partition share and 8.60 MAF surplus water. ये बात याद रखनी है भाई, रावी और ब्यास का पानी क्या है, एक
एग्रीमेंट साइन होने की वजह से राजस्थान तक पहुंचाया जाता है। बाकी और भी स्टेट है पर हमें राजस्थान मोस्ट याद रखना है। तो राजस्थान तक पहुंचाया जाता है और वो एग्रीमेंट क्या साइन था, 31 दिसंबर 1981 को वो साइन हुआ था, जिसके तहत राजस्थान को पानी पहुँचाते हैं रावी और व्यास का। आगे बात करते हैं व्यास परियोजना की। यह सिंचाई की अप्रत्यक्ष परियोजना है। इसका विद्युत उत्पादन करना प्रमुख उद्देश्य है। यह रावी, व्यास एवं सतलुज नदियों पर बनाई गई है। राजस्थान, पंजाब व हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान, पंजाब व हरियाणा तीनों फिर से एक साथ इसमें अंदर आते हैं। इससे पहले राजस्थान पंजाब के साथ कहाँ आया था, तो भाखड़ा नंगल डैम पे आया था। और कहाँ आया था, तो इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट में आया था, हरीके बांध से जो पंजाब से निकलती थी। तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा देहर से 20% और पोंग से 59% है। इसमें हरियाणा, पंजाब में व्यास नदी पर पडो व पोंग स्थानों पर बांध बनाकर देहर व पोंग स्थानों पर 2 विद्युत ग्रह स्थापित किए गए हैं। तो व्यास परियोजना भी क्या है, रावी और व्यास नदियों से निकलती है। अभी हमने पढ़ा भी था कि अपना जो है एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, जो कि 31 दिसंबर को आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1981 के अंदर, 31 दिसंबर 1981 के अंदर ये जो अपना का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसके तहत रावी और व्यास का पानी क्या मिलता है, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन सारे ज़िलों को, इन सारे राज्यों को मिलता है। यमुना लिंक नहर या फिर गुड़गांव नहर, तो इस नहर को उत्तर प्रदेश के आगरा में मोखला हेडवर्क से यमुना नदी से निकाला गया है, जो हरियाणा की 88.56 किलोमीटर एवं राजस्थान की अब ये जो यमुना लिंक नहर है, ये उत्तर प्रदेश के आगरा के मेखला हेडवर्क से यमुना की नदी से निकाला गया है, जो हरियाणा और राजस्थान में बनी हुई है। यानी कि यमुना लिंक नहर भी क्या करती है, राजस्थान को पानी आपूर्ति करती है। अब राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं जिनमें जाती है, तो भरतपुर की कामा एवं डीग तहसीलें इससे लाभान्वित होती है। तो अपन को याद रखना है, कामा और भरतपुर ये 2 जगह है, और जुरहारा गाँव, इसका प्रवेश राजस्थान में जुरहारा गांव में होता है। यमुना लिंक नहर का जुरहारा गांव। यमुना लिंक नहर का दूसरा नाम क्या है, गुड़गांव नहर, और राजस्थान में प्रवेश कब से करती है, तो जुरहारा गांव से करती है। भरतपुर के कामों और डीग को प्रभावित करती है, लाभान्वित करती है। आगे बात की जाए तो माही बजाज सागर परियोजना की, जो कि माही नदी पर है। यह राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसमें से बनने वाली विद्युत 100% राजस्थान को मिलेगी। इस परियोजना को 1971 में स्वीकृति मिली, तो 1983 में इंदिरा गांधी ने सिंचाई का शुभारंभ किया। इस परियोजना का निर्माण माही नदी पर किया गया है। यह परियोजना आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है, जिसमें सर्वाधिक लाभ बांसवाड़ा जिले को मिलता है। तो याद रखेंगे अपन, माही बजाज सागर परियोजना से क्या है, इसमें सबसे अच्छी जो आपकी राजस्थान के लिए सबसे अच्छी, राजस्थान के फेवर में जो बात है वो ये कि इससे प्रोड्यूस होने वाली 100% इलेक्ट्रिसिटी किसको जाएगी, आपकी राजस्थान को जाएगी। इसलिए अपन को याद करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। और दूसरी बात क्या है कि आपका जो भी है ये माही बजाज सागर परियोजना, ये किस किस की है, राजस्थान और गुजरात की है। जबकि अभी तक हमने कोई भी राजस्थान की गुजरात के साथ परियोजना नहीं देखी है। तो इकलौती परियोजना होने के लिए अपन को याद करना और इम्पोर्टेंट बनता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे। आगे बात करते हैं, और सबसे ज़्यादा इसको फ़ायदा किससे होता है इतना, राजस्थान के कौन से ज़िले को, तो बांसवाड़ा। माही बजाज सागर डैम, इसका निर्माण माही बजाज सागर परियोजना के प्रथम चरण में बांसवाड़ा की बोरखेड़ा तहसील के लोहरिया गांव में किया गया। ये राज्य का सबसे लंबा बांध है। यहाँ 1986 में 50 मेगावाट व 1989 में 90 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता था। वर्तमान समय में यहाँ 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। तो याद रखेंगे, राज्य का सबसे बड़ा लंबा डैम भी यही बनता है। आगे अगर बात की जाए तो कागदी पिकअप बांध, इसका निर्माण माही बजाज सागर परियोजना के द्वितीय चरण में किया गया। इस बांध से 2 नहरें, दाई भीखाभाई सागवाड़ा नहर और बाई आनंदपुरी नहर निकलती है। यानी कि 2 नहरें निकलती है इससे। अब ये जो है आपका कागदी पिकअप बांध, ये पिकअप आप ऐसा इसको याद कर लीजिए कि पिकअप कब किया गया, तो माही नदी के परियोजना के द्वितीय चरण में इसको पिकअप किया गया। उससे पहले इसका कोई नहीं था, ठीक है, अस्तित्व। आगे बात करें तो कड़ाना बांध की। यह बांध गुजरात के माही सागर जिले के रामपुरा गांव में स्थित है। इस पर 100% गुजरात की लागत लगी है। तो आपका कड़ाना बांध का और भी लिया हुआ है मैंने आगे, ये देखिए, ये आपका राजस्थान है। ये आपकी पड़ जाती है, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर,
देखिए सबसे पहला तो आपका ये पड़ गया यहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट जो पंजाब हरीके से था आपका। उसके बाद ये है आपका चंबल प्रोजेक्ट और ये है आपका माही प्रोजेक्ट जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे बात की जाए तो बैसलपुर प्रोजेक्ट भी है और एक जाखम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये सारा देखते हैं हम। अभी हमने देख लिया कि माही प्रोजेक्ट आपका कहाँ पड़ता है, तो आपका माही प्रोजेक्ट ये पड़ता इंदिरा गांधी येरा। और गंगा के गैंग कैनाल प्रोजेक्ट कहाँ पे पड़ता है आपका, यहाँ पड़ता है। बैसलपुर प्रोजेक्ट यहाँ, चंबल प्रोजेक्ट यहाँ, ठीक है। राजस्थान का है थोड़ा सा आपका नक्शा। आगे बात करते हैं, ये आप अपना डैम देख सकते हैं। आगे है कडाना डैम। कडाना डैम इज़ एन अर्दन मेसनरी ऑन द माही रिवर इन माही सागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, India. The dam was constructed between 1979 and 1990. The dam's a pumped storage hydroelectric power station. अब क्या है भाई, इसकी 100% बिजली तो किसको जाती है, वो तो पिकअप की जाती है, ठीक है। तो कडाना डैम में क्या है आपका, माही सागर माही रिवर पे ही पड़ता है और गुजरात में ही है ये भी आपका। ये बात अपन याद रखेंगे। गुजरात में हम देख सकते हैं कडाना डैम की पोजीशन क्या है, ये रही, ठीक है। कडाना डैम की पोजीशन उस नाम से याद रखिए आप, कडाना डैम गुजरात। बाकी कुछ ना कुछ फ़ायदा इससे राजस्थान को भी होता है, तो ये भी अपन को याद रखना है इससे। नर्मदा नहर परियोजना, यह परियोजना गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त योजनाएं हैं। इस परियोजना को सरदार सरोवर बांध परियोजना व मारवाड़ की भागीरथी आदि नामों से जाना जाता है। तो मारवाड़ की भागीरथी परियोजना या फिर सरदार सरोवर बांध परियोजना कौन सी है, तो भाई नर्मदा नहर परियोजना है। और इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है, तो 0.50 MAF है इसमें राजस्थान का हिस्सा नर्मदा नहर परियोजना में। नर्मदा आपकी कहाँ बहती है भाई, मध्य प्रदेश में बहती है, पता होगा आप सभी को। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज पता चल गया। बाकी क्या है कि अपन को याद रखना है, नर्मदा नहर परियोजना भी राजस्थान को पानी पूर्ति करती है। आगे बात की जाए तो चंबल नदी घाटी परियोजना, यह परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की आधी कि 50-50 के आधार पर 1953-54 में शुरू की गई। इसका निर्माण 3 चरणों में पूरा हुआ था। इसमें कुल विद्युत उत्पादन 386 मेगावाट होता है, जिसमें से 193 मेगावाट मध्य प्रदेश को और 193 मेगावाट राजस्थान को मिलता है। इस परियोजना में ड्रेनेज, मिट्टी अपरदन को रोकने के लिए कार्य को रजाद कार्य कहा जाता है। यानी कि चंबल नदी इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है कि 50-50 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ चल रहा है। किसके बीच में चल रहा है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में चल रहा है। कब स्टार्ट हुआ था, तो 1954 के बीच में स्टार्ट हुआ था। ये बात अपन को इससे याद रखनी है, यही बात इंपॉर्टेंट बनती है। आगे बात करें तो बाढ़ से सुरक्षा के लिए महाराजा सूरजमल ने मोती झील का निर्माण कराया था। इसी झील से सुजान गंगा नहर को जलापूर्ति होती है। मोती झील को ही भरतपुर की लाइफलाइन कहा जाता है। तो भाई मोती झील जो है आपकी इंपॉर्टेंट बन जाती है। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखने की है, किसने बनवाई, तो सूरजमल राजा जी ने बनवाई। बाकी किसको जलापूर्ति करती है, तो सुजान गंगा को करती है, सुजान गंगा नहर को। और इसे क्या कहा जाता है, भरतपुर की लाइफलाइन कहा जाता है। आगे बात करते हैं आपकी थोड़ी बहुत सोलर सिस्टम की। ये आप देख सकते हैं जिस प्रकार का डायग्राम ये आपका बना हुआ है। फिर हम सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। आपका कवर करता है सोलर सिस्टम। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका सन है, बहुत ही बड़ा सा। उसके बाद ये लाइन वाइज लगे हुए हैं यहाँ पे सारे। ये आपने याद ही होगा, NCERT में देखा होगा, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। सो उसी हिसाब से है। सबसे पहले है अपना मरकरी, फिर दूसरे नंबर पे है अपना वीनस, फिर तीसरे पे अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। इस तरीके से अपने लगे हुए हैं एक लाइन सीरीज से, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, या फिर माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इस प्रकार से लगे हुए हैं। एक एक करके इन सब की बात करेंगे। अगर आपको पता हो तो सन जो है अपना, अगर हम अभी सन की ही बात करें तो 99.86% क्या है, ये कवर करता है। यानी कि पूरे सोलर सिस्टम का 99% तो इसी ने कवर किया हुआ है और इसका मास इतना है, ठीक है। और बात की जाए तो हीलियम और हाइड्रोजन का परसेंटेज इसमें है। आपके हाइड्रोजन की बात की जाए तो 75% है और हीलियम 25% कंटेन करता है। ऐसे 25% एग्जैक्टली तो उसका नहीं है, कुछ 23 पॉइंट कुछ परसेंट है। बाकी इसका अदर गैसेस कंटेन कर लेती है, पर हाँ सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन आपका हाइड्रोजन और हीलियम ही कवर करता है। सन के बारे में ये रहा। आगे बात करते हैं बाकी सभी की।
तो सोलर सिस्टम, इन्वेंटर कौन है, यानी कि किसने इसकी खोज की थी सोलर सिस्टम की, तो कोपरनिकस नाम के एक इंसान ने इसकी खोज की थी। नाम अपन को याद रखना है। ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ सोलर सिस्टम कौन सा है, तो साइरस या फिर डॉग स्टार, ये अपने क्या है, ब्राइटेस्ट स्टार है। प्लैनेमस इज़ अ ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स आउटसाइड सोलर सिस्टम कॉल्ड डुप्लीकेट सोलर। प्लैनेमस क्या है, एक ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स है जो कि सोलर सिस्टम के बाहर है और इसे डुप्लीकेट सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। किसको, प्लैनेमस को। याद रखना है प्लैनेमस क्या है, एक ऐसा मतलब समूह है जिसमें क्या है, कुछ प्लैनेट्स हैं और वो प्लैनेट्स कहाँ पे है, तो सोलर सिस्टम के आउटसाइड लाई करते हैं, इसलिए इसको डुप्लीकेट सोलर सिस्टम कहा जाता है। सो अपने लिए बस इतनी ही बात, इसका नाम जानना इंपॉर्टेंट था प्लैनेमस, और किस लिए जानना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि डुप्लीकेट सोलर सिस्टम है। आगे बात करते हैं इसकी। गैलीलियो द्वारा 17 जनवरी 1610 ईस्वी में टेलीस्कोप का आविष्कार किया गया एवं केपलर ने ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया। तो अपन को याद रखना है दो नाम। सबसे पहले आपका टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया, तो गैलीलियो ने, और केपलर ने क्या किया, ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया। वर्तमान में अपने पास कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। 24 अगस्त 2006 को IAU ने यम या फिर प्लूटो को बोना ग्रह घोषित कर दिया और इसे ग्रह की जो श्रेणी थी उससे निकाल दिया। मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। ठीक है, आगे बात करते हैं। और ये आपका टेलीस्कोप का निर्माण कब हुआ था, 1610 ईस्वी में हुआ था, गैलीलियो ने किया था। और केपलर ने क्या किया था, आपके ग्रह की एक दूरी बताई थी, एक सीरीज़ बताया था। सूर्य की बात करें तो सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% होते हैं। सो ये कुछ आपका हाइड्रोजन और हीलियम का परसेंटेज है, ये आप याद कर सकते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। सूर्य का नाभिकीय ईंधन भी हाइड्रोजन ही है, तो याद कर सकते हैं हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन और सूरज का नाभिकीय ईंधन कहा जाता है। आगे बात करते हैं सन की। इंटीरियर ब्लैक पार्ट ऑफ सन कॉल्ड अम्ब्रा। सन के अंदर का जो काला पार्ट होता है उसको अम्ब्रा कहा जाता है और बाहर का जो ब्लैक कलर होता है सन का उसे प्रेनम्बा कहा जाता है। अंदर का अम्ब्रा और बाहर का प्रेनम्बा। प्रेनम्बा सिचुएटेड इन द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ सन। प्रेनम्बा माना जाता है कि सबसे कोल्डेस्ट पार्ट है सन का। ठीक है, इंटीरियर पार्ट अम्ब्रा, आउटर पार्ट प्रेनम्बा और कोल्डेस्ट पार्ट सन का कौन सा हो गया, अपना प्रेनम्ब हो गया। यानी कि अगर आप इसका एक डायग्राम ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा बनेगा। मान लो अगर ये आपका सन है, ठीक है, कुछ अच्छा तो नहीं बना है ये। मान लो अगर आपका ऐसा एक सन है तो उसका जो अंदर का पार्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, अम्ब्रा कहेंगे। बाहर का जो ब्लैक पार्ट होगा उसको प्रेनम्बा कहेंगे। प्रेनम्बा। और अगर वही बात करें हम कि प्रेनम्बा क्या है आपका, तो सबसे कोल्डेस्ट पार्ट है सन का। ठीक है, ये 2-3 बातें अपन को याद रखनी है। इससे आ जाते हैं वापस आगे देखते हैं। सूर्य ऊर्जा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है उसमें होने वाली नाभिकीय संलयन क्रिया है। सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं जिससे नाभिकीय संलयन क्रिया संपन्न होती है। इसमें हमें क्या है, बेसिकली बस याद रखना है कि नाभिकीय संलयन के लिए मेन कंडीशन क्या है, तो 4 हाइड्रोजन मिलकर एक वो बनाते हैं हीलियम, उसी को नाभिक क्रिया कहा जाता है। सो ये बात अपन को इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि कितनी हाइड्रोजन से मिलके कितने हीलियम बनते हैं, तो 4 से 1 बनता है, ये अपन को याद रखना है। ये देख सकते हैं आप, ये आंतरिक ग्रह और ये बाह्यतम ग्रह के लिए क्या किया गया है, इसको डिफर किया गया है। ये आपका सूर्य हो गया, ये आपके सारे आंतरिक ग्रह है 4 और बाह्यतम ग्रह है ये बाकी के 4। मरकरी हो गया, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर आपका ये सारे सीरीज़ में लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके क्षुद्र ग्रह हैं यानी कि एस्टेरॉइड्स है और बाकी ये सारे लगे हुए हैं। जो पहले के 4 होते हैं वो आपके आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, बेल्ट से पहले के, और बेल्ट के बाद के जो होते हैं वो सारे आपके आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं। सो ये कुछ बात थी इसमें। आगे बात की जाए तो मरकरी की। मरकरी क्या है, अपना फर्स्ट भी बनता है, नियरेस्ट है, रेड कलर का है, स्मॉलेस्ट है, टेक लीस्ट टाइम टू कवर अराउंड सन, यानी कि सबसे कम समय लगता है इसको सन के चारों ओर घूमने में, सन का राउंड लेने में, एक चक्कर लगाने में।
NASA sent messenger satellite in 2004 but on 30 अप्रैल 2015 it crashed with Mercury। नासा ने क्या किया था, एक सेंड किया था एक मैसेंजर सैटेलाइट कब 2004 में, पर 2015 में वो क्रैश होकर ख़त्म हो गया है। तो ये अपन को याद रखना है, नासा ने कब सेंड किया था 2004 में एक मैसेंजर सैटेलाइट, ख़त्म कब होगा 2015 में। आगे बात की जाए वीनस की करते हैं। वीनस इज़ द सेकेंड प्लानट इन द सन फ्रॉम द सन एंड द थर्ड ब्राइटेस्ट प्लानट इन अर्थ स्काई आफ्टर द सन एंड मून, यानी कि तीसरा सबसे ज़्यादा चमकीला है अपने सूरज और चांद के बाद। दूसरा सबसे बड़ा प्लानट है, पहला कौन सा है, वही जुपिटर बनता है। इट इज़ समटाइम्स रेफर टू एज सिस्टर प्लानट ऑफ अर्थ। अर्थ का और इसका रेशियो जो है साइज़ और शेप के हिसाब से लगभग सेम पड़ता है, तो इसलिए इसे ट्विन या फिर सिस्टर प्लानट कहा जाता है बिकॉज ऑफ देयर साइज एंड मास आर सो सिमिलर। वेनिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द क्लोजेस्ट प्लानट टू अर्थ। अर्थ के सबसे पास वाला भी है, इसलिए इसे बहन ग्रह कहा जाता है क्योंकि बहनें पास रहती है, ऐसा कुछ है इसका। द सर्फेस ऑफ वीनस इज़ हिडन बाय एन ओपेक लेयर ऑफ क्लाउड्स विच आर फॉर्म फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। और क्या है, सरफेस इसका जो है वो हिडन सा है थोड़ा ओपेक लेयर से, यानी कि थोड़ा धुंधला है। किस वजह से है वो, क्योंकि इसके आसपास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड के बादल बने हुए हैं। आगे बात की जाए वीनस की, तो सेकंड ब्राइटेस्ट है ये। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी इसको कहा जाता है। और वीयू क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी कि वीयू क्लॉकवाइज चलने का मतलब क्या है कि ये वीयू आपका एक है आपका वीनस और यूरेनस। तो वीनस और यूरेनस ही है ऐसे दो प्लैनेट्स जो कि क्लॉकवाइज चलते हैं, बाकी सारे प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो वीयू क्लॉकवाइज लिखा है इसलिए मैंने। ट्विन सिस्टर या फिर सिस्टर प्लैनेट जो भी आप कहें, सेम साइज़ है इसका अर्थ का और मास भी सेम है लगभग, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये दोनों सेम है अर्थ और ये। हैज़ अ वेरी वीक मैग्नेटिक इफेक्ट, पर इसकी बात जो इंपॉर्टेंट है याद रखने की वो है कि इसमें जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो क्या है, बहुत ही कम होता है। अर्थ की बात करें तो फर्स्टली पाइथागोरस डिस्क्राइब इट एज सर्कल, यानी कि पाइथागोरस ने सबसे पहले कहा था कि इसका शेप क्या है, गोल है। थर्ड अकॉर्डिंग टू सन्स डिस्टेंस, बट फिफ्थ अकॉर्डिंग टू शेप, यानी कि अगर बात की जाए कि सन से इसका कितना डिस्टेंस है नंबर पे, तीसरा नंबर पे आता है सूरज से दूरी के हिसाब पे। पर अगर वही बात करें शेप में तो 5वें नंबर पे आता है, यानी कि आकार के हिसाब से कि किसका कितना बड़ा आकार है, तो उस आकार के हिसाब से 5वें नंबर पे पहुंच पाता है। यूरेनस पीरियड डिफाइंस इट्स एज, यानी कि यूरेनस क्या है, एक मापदंड है जो कि क्या करता है, अर्थ की आयु बताता है, कितनी आयु है। एक साइंटिस्ट है फॉरेन का, वो कहता है 26 मिलियन अभी ईयर्स लगेंगे पृथ्वी को ख़त्म होने में, या फिर मतलब उससे भी ज़्यादा। मतलब अभी तो सिर्फ बिल्कुल स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल 1% या फिर कुछ मतलब 1 से भी कम परसेंट हानि पहुंचा पाया है एक इंसान पृथ्वी को। सो अभी बहुत टाइम है पृथ्वी के ख़त्म होने में। आगे बात करते हैं सेलेनोलॉजी की। तो सेलेनोलॉजी क्या है, द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी दैट डील्स विद द नेचर एंड ओरिजिन ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ मून, यानी कि ऐसी एक स्टडी, मून की स्टडी जो कि उसके फीचर्स वगैरह बताए, वो सेलेनोलॉजी कहलाता है। लॉजी क्या होती है, आपकी स्टडी होती है, सेलेनो मून से रिलेट करता है, तो मून की स्टडी सेलेनोलॉजी, ये अपन को याद रखना है। एक नाउन है ये, इसका प्रोनाउंसिएशन आप अगर देखिए तो उसका प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है, दैट इज सेलुनोलॉजी। आगे बात करें तो सुपरमून की बात करते हैं। यह वह स्थिति है जब किसी पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी दीर्घवृत्तीय कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु या उसके समीप स्थित होता है, तो इसे पेरिजी फुल मून या फिर सुपरमून कहा जाता है। इसमें चंद्रमा 14% ज़्यादा बड़ा एवं 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। सुपरमून शब्द सर्वप्रथम अमेरिकी खगोलविद रिचर्ड नोले द्वारा वर्ष 1979 में प्रयोग किया गया। 27 सितंबर 2015 को विश्व के अनेक भागों में सुपरमून चंद्रग्रहण की परिघटना देखी गई, जिसमें सुपरमून व चंद्रग्रहण दोनों घटनाएं एक साथ घटित हुई। ऐसा सन 1982 के बाद पहली बार हुआ। 14 नवंबर 2016 को सुपरमून परिघटना पुनः घटित हुई। अब ऐसा संयोग कब बनेगा, तो 2034 के अंदर बनेगा, यानी कि डेफिनेटली हम सब लोग इसको देख पाएंगे। बात अगर हम करें कि आपका सुपरमून क्या होता है, ठीक है, तो सुपरमून क्या होता है कि जब पृथ्वी के निकटतम होता है आपका मून जो है, पृथ्वी के निकटतम होता है, तो वो ज़्यादा बड़ा भी दिखाई देता है और ज़्यादा चमकीला भी दिखाई देता है, उससे सुपरमून कहा जाता है। ठीक है,
इसको सबसे पहली बार इसकी खोज वगैरह किसने की, तो रिचर्ड नॉले ने की। कब की थी, तो 1979 के अंदर की थी। तो बस अपन को इतना याद रखना है कि जब वो दीर्घवृत्तीय कक्षा के अंदर होता है, पूर्णिमा का समय होता है, तो वो पृथ्वी के ज़्यादा पास होता है, इसलिए अधिक चमकीला और अधिक बड़ा दिखाई देता है। आगे बात करते हैं नीले चंद्रमा की या फिर फुल ब्लू मून की, जो कि पूर्णिमा का मून को कहा जाता है, यानी कि ब्लू मून इज इक्वल्स टू पूर्णिमा मून। साफ सीधी बात है। द फुल मून लेट Saturday officially at 5:12 p.m. EDT is the full blue moon, also known as full flower moon या फिर full rose moon या फिर full hot moon। तो ये सारे इसी के नाम हैं full blue moon के, that is full flower moon, full rose moon और full hot moon। Why the name blue moon? Well, certainly not because it is blue. Instead of blue moon can be a second full moon for a calendar month, calendrical blue moon, or this case it is known as the blue moon because if a season has 4 full moons, the third full moon in the season is called a blue moon। यानी कि भाई सिंपल सी बात है, आपके पूर्णिमा के चंद्रमा को ही नीला चंद्रमा कहा जाता है, ठीक है। और इसका कोई रीज़न नहीं है, ऐसा नहीं है कि मून ही ब्लू कलर का दिखाई देता है, बस उसको कहा जाता है कि वो पूर्णिमा का चांद है, इसलिए उसको नीला मून कह दिया जाता है। बाकी अगर उसके नामों की बात करें तो उसको और भी नाम मिले हैं, जैसे कि फुल फ्लावर मून, फुल रोज मून और फुल हॉट मून। आगे बात करते हैं ब्लड मून क्या होता है, यानी कि रक्त से लाल खून मून क्या है। तो अ टोटल लूनर एक्लिप्स इज समटाइम्स कॉल्ड अ ब्लू मून बिकॉज ऑफ द रेडिश टिंज द फुल मून टेक्स ऑन when fully eclipsed। The term is also frequently used to describe 4 total lunar eclipses that occur in a row। यानी कि 4 ग्रहण अगर एक साथ आपके लगते हैं तो उसको ब्लड मून कहा जाता है। यानी कि क्या है, बस सन की रेस जो है वो अर्थ से डायरेक्टली मून तक जाती है, उसकी शेडो बन के तो वो दिखाई देती है। जैसे कि आपका सन है, ये आपका सन है, इसकी रेस जब अर्थ पे गई है तो उसकी शेडो बन के वो किस पे गया है, आगे मून पे, तो उसकी शेडो की वजह से मून क्या दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। देखिए लिखा हुआ है कि सनरेज यहाँ पे जा रही है, ये अर्थ है आपका, ये मून है आपका। अर्थ का एटमॉस्फेयर स्कैटर करता है जब ब्लू लाइट, तो फिर ये रेड पास होता है और फिर ये मून पर पड़ती है, तो उस शेडो की वजह से ये दिखाई देता है। यानी कि आपको बस याद रखना है कि जब 4 लूनर एक्लिप्स एक साथ होते हैं तब हमें ब्लड मून की शक्ल देखने को मिलती है। ये बात इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी जो अपन को याद रखने की है। आगे अगर बात की जाए तो हिंदी में है ये आपके लिए। जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालता है तब पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें चंद्रमा का लाल रंग हो जाता है, इसे ही ब्लड मून या फिर रक्त चंद्र कहा जाता है। लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों को, जो कि लूनर एक्लिप्स भी कहलाते हैं आपके इंग्लिश में, को ब्लड मून की संज्ञा दी गई है। 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों को टेट्रॉड भी कहा जाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण एक दुर्लभ परिघटना है, यानी कि बहुत कम तरीके से इसको देखा जा सकता है। बाकी आप याद रखें कि जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि ब्लू मून क्या होता है, तो ब्लू मून आपका क्या था, बेसिकली पूर्णिमा का चांद था, उसको कहा जाता था। वहीं अभी हमने बात की आपके ब्लड मून की, तो ब्लड मून क्या है आपका, एक ऐसा मून है जिसमें 4 चंद्र ग्रहण एक साथ पड़ते हैं। तो उन 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों की स्तुति पे जब पृथ्वी की जो शेडो होती है, जो सन से वो लेता है, सनरेज जो होती है वो शेडो बनकर किस पे जाती है, मून पे जाती है, और उसी का वो रंग की वजह से लाल प्रतीत होता है। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है 10th क्लास में। तो इस वजह से सन क्या करता है, रेड शो होने लगता है। एक डायग्रामेटिक व्यू पॉइंट के थ्रू दिखाया गया है। तारामंडल है शायद चैप्टर का नाम, कुछ है, मतलब देख सकते हैं आप वहाँ जाकर भी। चंद्रयान फर्स्ट की अगर बात करें तो इसरो ने इसे छोड़ा था। कहाँ से छोड़ा था भाई, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV C11 के माध्यम से चंद्रयान फर्स्ट को चंद्रमा की कक्षा में 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। चंद्रयान पर नज़र रखते हुए ब्यालालू में इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क सेंटर की स्थापना की गई। इसी वर्ष 2012 में लैंड रोवर उपकरण की सहायता से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में स्थित क्रेटर पर हाइड्रोकार्बन उपस्थिति होने की पुष्टि हुई। यानी कि आपको ये याद रखना है कि चंद्रयान 1 जो छोड़ा गया किसके लिए था, ये प्रोजेक्ट चंद्रमा के लिए ही था। और कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी वो क्या थी कि ये 2008 को छोड़ा गया था।
PSLV C11 प्रक्षेपण यान से इसको छोड़ा गया था और हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति इससे पता लगाई गई थी कि यहाँ पे है। आगे बात करें सूरज की परिक्रमा करते हुए किसी वस्तु का उसकी कक्षा में सूरज से अधिकतम दूरी वाला स्थान अपसौर और सबसे निकट स्थान अपसौर कहलाता है। यानी कि अगर वो सबसे निकट स्थान में होगा तो वो किस में होगा, पेरिफेलियन में होगा, और दूर होगा तो एफेलियन में होगा। ये बात अपन को याद करनी है। पृथ्वी की परिक्रमा कर रही हर वस्तु जिसमें चंद्रमा शामिल है का कक्ष में पृथ्वी से दूरतम स्थान कौन सा होगा, तो अपभू या पराकाष्ठा, और निकटतम स्थान कौन सा होगा, तो उपभू पैरोजी, और दूर होगा तो कौन सा होगा, एपीजी। सूरज के अलावा किसी अन्य तारे की परिक्रमा कर रही वस्तु का कक्षा में उस तारे से दूरतम स्थान कौन सा होगा, तो पेस्ट्रॉन, और निकटतम स्थान कौन सा होगा, तो पेरिएस्ट्रॉन। किसी सन्निहित केंद्र या फिर सेंटर ऑफ मास, यानी कि सेंटर ऑफ मास की परिक्रमा कर रही वस्तु की कक्षा में उस तारे से दूरतम स्थान क्या कहलाएगा, आपका एपोसेंटर, और निकटतम स्थान क्या कहलाएगा, पेरीसेंटर। बेसिकली क्या है, अगर आपकी कोई भी चीज़ पास है तो आपके पेरीफेरस में है, ठीक है, तो इसलिए वो क्या है, पेरीसेंटर कहलाएगी, और अगर कोई चीज़ दूर है तो एपोसेंटर कहलाएगी। इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो बात करते हैं मार्स की। ये 3 डेट्स मैंने इसमें कवर की है। ये 3 डेट्स है क्या बेसिकली, तो आपने सुना होगा, आपने मूवी भी देखी होगी, मार्स की जो मंगलयान अपनी मूवी आई थी, तो मार्स का जो मंगलयान या फिर उसका जो बेसिकली प्रोजेक्ट नेम था वो मॉम था। तो मार्स के ऑर्बिट में जो छोड़ा गया था अपना मंगलयान या फिर जो भी मार्स के लिए छोड़ा गया था, तो वो क्या था, 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया था। यानी कि उसको रिलीज़ कब किया गया था, तो आपका 5 नवंबर 2013 को उसको रिलीज़ किया गया था या फिर इसको छोड़ा गया था, ठीक है। और वो पहुंचा कब था आपके मार्स पे या फिर मार्स के ऑर्बिट पे कब वो लैंड किया था, तो उसने लैंड किया था 24 सितंबर 2014 के अंदर। और अभी 19 जून 2017 को उसको 1000 डेज कंप्लीट हो गए हैं, कहाँ पे, आपके मार्स के अंदर रहते हुए। अब जो अपना ये पूरा सीन था मार्स का, तो ये क्या था कि 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा ने इसरो के ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण से PSLV C25, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक था आपका PS, मार्कर थोड़ा डार्क लेते हैं, आपका PSLV 25, तो इस प्रक्षेपण यान से आपका छोड़ा गया था कब, 5 नवंबर 2013 के अंदर। कहाँ से छोड़ा गया था भाई, श्रीहरिकोटा से ही छोड़ा गया था, आंध्र प्रदेश के अंदर जो कि है। इसरो ने इसको रिलीज़ किया था और 24 सितंबर 2014 के अंदर क्या हुआ था, ये मंगल ग्रह के कक्ष के अंदर पहुंचा था, यानी कि उस ऑर्बिट के अंदर इसने लैंड किया था, और वो तब से अब तक सूचनाएं भेज रहा है। अब क्या है कि 5 मई 2018 के अंदर मंगल ग्रह के लिए एक इनसाइटर मिशन का प्रक्षेपण किया गया, और उस इनसाइटर मिशन पर इसको लैंड भी कराया गया। यानी कि 19 जून 2017 को भारत के मंगलयान या फिर मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो कि इसका नाम था इस प्रोजेक्ट का, अगर आपने मूवी देखी हो तो मूवी में भी बताया गया है कि इसका नाम क्या था, मॉम रखा गया था। अब मॉम की फुल फॉर्म क्या थी आपकी, तो मार्स ऑर्बिटर मिशन। यानी कि ये जो पूरा मॉम प्रोजेक्ट था, इसको 19 जून 2017 को क्या हो गए, पूरे 1000 डेज़ कवर हो गए। यानी कि 1000 दिन की उपलब्धि, 1000 दिन की एक सफलता इसने तय कर ली है अभी, ठीक है। और अभी तक भी क्या है, ये ज़िंदा है, यानी कि आपका सूचनाएं वगैरह नॉर्मल रूप से, सही रूप से इससे आ रही है। और क्या कहा जाता है मंगल के लिए, कि भारत ही एक सर्वश्रेष्ठ यानी कि पहला ऐसा देश है जिसने क्या किया, मंगल पे सबसे पहला अपना भेजा उपग्रह। बाकी कोई भी अभी तक नहीं भेज पाया है, तो भारत की उपलब्धियों में से एक इसको कहा जाता है। बाकी अगर मार्स की और बात की जाए तो ये चौथा ग्रह है जो कि क्रम के हिसाब से दूरी पर लगा हुआ है। लाल ग्रह इसको कहा जाता है, देवताओं का ग्रह इसे कहा जाता है। और बस इतना ही है इसके बारे में। परिक्रमा अवधि इसकी कुछ 687 डेज़ है, वो इतना इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनता है अपना। यहाँ पर एक पर्वत है जो कि अपने हिमालय जो पर्वत है, जैसे कि भारत के अंदर अपना माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा एक पर्वत यहाँ पे पाया जाता है, इसका नाम निक्स ओलंपिया है।
निक्स ओलंपिया पर्वत, तो वो भारत की, जैसे भारत में है अपना, इंडिया में पूरे अपने अर्थ के ऊपर माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा है, ऐसे वहाँ पर क्या है, निक्स ओलंपिया बड़ा है, जो कि 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। आगे बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर क्या है, सबसे बड़ा है प्लैनेट के हिसाब से, सबसे बड़े नंबर पे आता है ये। गैनीमेड इसकी लार्जेस्ट सैटेलाइट है, यानी कि बहुत सारी सैटेलाइट इसमें भी है, कुछ 82 सैटेलाइट्स आपको इसमें देखने को मिलती हैं। तो 82 सैटेलाइट्स में सबसे बड़ी गैनीमेड है। बात की जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है ये, यहाँ पे मतलब बहुत ही छोटा दिन होता है यहाँ पे। ऑरेंज कलर का प्लैनेट है आपका वेजर 1 सेंड टू इट। वेजर 1 नाम का एक प्रोजेक्ट इस पे छोड़ा गया था, जैसे कि मॉम नाम का आपका मार्स पे छोड़ा गया था, चंद्रयान फर्स्ट आपका चंद्रमा पे छोड़ा गया था, ऐसे ही वेजर फर्स्ट आपका जुपिटर के लिए छोड़ा गया था। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट बनता है कि पूछ सकता है कि किस ग्रह के लिए जुपिटर को ऐसे भेजा गया था, मतलब वेजर 1 को भेजा गया था, तो जुपिटर ग्रह के लिए भेजा गया था। आगे बात करते हैं सैटर्न की। जुपिटर में आपका 79 है, सॉरी ये मैं लिख देती हूँ आपके लिए, मैंने गलत बता दिया था अभी। जुपिटर में अपना जुपिटर में 79 पड़ता है और सैटर्न में 82 पड़ता है सैटेलाइट्स, ठीक है। तो जुपिटर का आप याद रखें 79, 82 नहीं है इसका। सैटर्न में 82 पड़ता है। बात करें कि सैटर्न का सबसे बड़ा कौन सा आपका उपग्रह है, तो वो कौन सा है, टाइटन है, याद रखेंगे अपन। और वहीं हमने अभी बात की थी कि जुपिटर का कौन सा है, तो गैनीमेड है यहाँ का, और सैटर्न का कौन सा है, टाइटन है। सेकेंड लार्जेस्ट है जुपिटर के बाद अपना सैटर्न। यूरेनस की बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है, और 13 मार्च 1781 में इसको इन्वेंट किया गया था। किसने इसका इन्वेंशन किया था, तो सर विलियम हर्शल ने किया था। उन्होंने सबसे पहली बार इसको खोजा था कि यूरेनस नाम का कोई प्लैनेट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। आगे बात करें तो अरुण या फिर यूरेनस एकमात्र ग्रह 0 डिग्री पर झुका हुआ है। यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपनी परिक्रमण कक्ष में सूर्य के समान रहता है, सूर्य के सामने रहता है। तो यानी कि अगर पूछा जाए कि 0 डिग्री पर कौन झुका हुआ है, तो अपना यूरेनस है, अपना अरुण है, जो एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो कि ऐसा करता है, और ये एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक परिक्रमण करते हुए सूर्य के सामने अपनी दृष्टि बनाए रखता है। आगे बात करते हैं नेपच्यून की। इसकी फ़ोटो भी है, फोटोग्राफ टेकन बाय नासा। वोएगर 2 इन 1989। डिस्कवर किसने किया था, तो जोहान गैले या फिर अर्बन ले वेरियर ने इसको इन्वेंट किया था। आगे बात की जाए नेपच्यून की, तो 4th लार्जेस्ट है, इसको आइस जाइंट भी कहा जाता है, इनकी बर्फीला गोला। और बात करें तो नेपच्यून इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यानी कि सबसे ठंडा ग्रह जो है आपका वो भी नेपच्यून ही पड़ता है। 14 सैटेलाइट है, इन विच ट्रीटॉन इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी कि वैसे तो इसके पास 14 उपग्रह है, 14 सैटेलाइट है इसके पास, पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट की अगर बात की जाए तो ट्रीटॉन है। जैसे कि हमने जुपिटर की बात की थी तो उसमें गैनीमेड था, सैटर्न की बात की उसमें टाइटन था, तो ऐसे नेपच्यून की बात करेंगे तो उसमें ट्रीटॉन है। तो ये कुछ बातें हैं। यम या कुबेर या फिर प्लूटो, जिसकी खोज 1930 में की गई थी, इसको बोना ग्रह बोलकर अब क्या कर दिया है, हटा दिया गया है लिस्ट से, और अब कुल 8 ग्रह रह गए हैं अपने पास, में क्लाइड टॉमबैग ने की थी, एवं इसे सौरमंडल का 9वां और सबसे छोटा ग्रह माना गया था। परंतु 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के प्राग में हुए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने इसे ग्रह का दर्जा छीन लिया और इसे एक बौना ग्रह या फिर छोटा ग्रह बोलकर ग्रह के नंबर से आउट कर दिया गया। आगे बात की जाए तो आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है या फिर असेंडिंग ऑर्डर क्या है, तो आपका ये पड़ता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। वहीं द्रव्यमान के हिसाब से बात करें तो आपकी सीरीज़ ये हो जाती है, और पृथ्वी से दूरी के आकार पर ग्रह की बात की जाए तो सबसे नीचे वाली पड़ती है। आगे इसके बारे में और बात करते हैं, सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि इसके पास, जुपिटर के पास कितनी है, सैटर्न के पास अपनी 82 है और जुपिटर के पास 79 है। तो क्या है सैटेलाइट, तो सैटेलाइट इज़ अ मून प्लैनेट और मशीन दैट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट और स्टार। अब सैटेलाइट क्या है, 2 तरीके की होती है। एक तो है अपनी नेचुरल सैटेलाइट्स, जो कि जैसे कि अर्थ के पास उसका नेचुरल सैटेलाइट मून है, और अर्थ के पास तो एक ही है बेचारे के पास। बाकी मतलब नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होती है, जो पहले से बनी हुई होती है किसी के पास। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती है, जो अब छोड़ी जाती है, जैसे कि अर्थ ने छोड़ा चंद्रयान चंद्रमा के लिए, जो क्या करता है उसके ऑर्बिट में घूमता है और उस पर होने वाली जो भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं है वो उस देश तक पहुंचाता है जिस देश ने उस मशीन को क्या किया है, छोड़ा है। सबसे पहले सैटेलाइट की बात करते हैं। सैटेलाइट क्या है, एक मून प्लैनेट या फिर मशीन है जो कि किसी प्लैनेट के या फिर स्टार के ऑर्बिट में घूमती रहती है। फॉर एग्जांपल अर्थ इज़ अ सैटेलाइट बिकॉज इट ऑर्बिट्स द सन। अर्थ क्या है, एक सैटेलाइट है कि वो सन के ऑर्बिट में घूमता है।
Likewise, the moon is a satellite because it orbits Earth. Usually, the word satellite refers to a machine that is launched into space and moves around Earth or another body in space. यानी कि किसी भी आसपास घूमना, किसी की बेल्ट में घूमना, किसी को एक राउंड मारना नॉर्मली उसी वे में, जिस तरीके से वो परिक्रमा चल रही है, तो उसी को अपन सैटेलाइट कहते हैं। ये कुछ फ़ोटोज़ है आपकी सैटेलाइट्स की, देख सकते हैं आप, जैसे कि अपना अर्थ है और एक सैटेलाइट है। ये एक और फोटो भी है, ये भी देख सकते हैं, ये भी सैटेलाइट है अपनी। बाकी बात करते हैं नेचुरल सैटेलाइट की। नेचुरल सैटेलाइट इज अ ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट और अदर बॉडी लार्जर दैन इटसेल्फ एंड विच इज़ नॉट मैन मेड, यानी कि मैन ने नहीं बनाई हुई है, नेचुरल है। सच ऑब्जेक्ट्स आर ऑफन कॉल्ड मून्स, और इनको मून्स कहा जाता है। द टर्म इज़ नॉर्मली यूज टू आइडेंटिफाई नॉन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑफ प्लैनेट्स, डॉफ प्लैनेट्स और माइनर प्लैनेट्स, और इनको नॉर्मली नॉन आर्टिफिशियल प्लैनेट्स कहा जाता है, डॉर्फ प्लैनेट्स कह दिया जाता है, या फिर माइनर प्लैनेट्स या फिर स्मॉल प्लैनेट्स कह दिया जाता है। टोटल नेचुरल मून्स अगर हम पूरा बात करें सबके मिला जुला के, सैटर्न, जुपिटर, अर्थ वगैरह जिस चीज़ का है सबका मिला के, तो टोटल नेचुरल मून अपने पास कितने बढ़ते हैं? 171 बढ़ते हैं। उसमें अर्थ के पास केवल एक है मून, मार्स के पास 2 है, डेमोस, फीबोस। जुपिटर के पास अपने 5 पड़ जाते हैं, मतलब 5 इंपॉर्टेंट है जो कि है, बाकी पढ़ते तो आपने अभी मैंने बताया था जुपिटर के पास कितने पड़ते हैं, 79 पड़ते हैं, लिख भी देती हूँ मैं भाई। जुपिटर के पास 79 पड़ते हैं, उसमें से 5 जो कि इंपॉर्टेंट है उसके नाम यहाँ पे कवर किए गए हैं। एमेल्थिया हो गया, कैलिस्टो हो गया, यूरोपा हो गया, जेनेमिड हो गया, लो हो गया। जेनेमिड मैंने आपको बताया भी था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पड़ता है जुपिटर में अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ठीक है। आगे बात करते हैं सैटर्न की। अब इसमें भी हमने क्या देखा था कि कुल कितने पड़ते हैं, 82 पड़ते हैं। अब 82 में से कुछ जो इंपॉर्टेंट्स है वो यहाँ पे लिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले टियोना हो गया, फिर यूलेकडस हो गया, फिर हाइप्रियन हो गया, लेपिटस, मिमास, फोबे, रिया, टेथीस, टाइटन। टाइटन इसका इंपॉर्टेंट है, अभी हमने टाइटन की बात भी की थी, ठीक है। आगे बात करते हैं यूरेनस की। तो यूरेनस के भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिए गए हैं, एरियल, मिरांटा, ओबेरन, टाइटेनिया, अम्ब्रियल। आगे बात करते हैं प्लूटो ने चांद का नाम चेरॉन है, प्लूटोन के चांद का नाम, ठीक है। किसका नाम चेरान है अगर पूछा जाए तो प्लूटोन ही लगा के आना है, चेरॉन किसका है, प्लूटो, यानी कि चेरान, अच्छा नाम है वैसे। प्लूटो के खोजकर्ता कौन है, तो क्लाइड टोम्बो है। उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर में उर्सा मेजर नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है। चंद्रशेखर सीमा सितारों पर लागू होती है। हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के लिए खगोल शास्त्री गैलीलियो को उसके घर में नज़रबंद किया गया था। ओरियन तारामंडल ही एक ऐसा तारामंडल है जिसमें एक वृहत निहारिका है जो इस समय भी तारों का निर्माण कर रही है, यानी कि माना जाता है कि ओरियन ही एक ऐसा तारामंडल है जिसमें अभी भी तारे क्या है, बनते जा रहे हैं। तो अपन को याद रखनी है 2-4 बातें हैं, जैसे कि प्लूटो के चांद का नाम क्या है, चेरॉन है, और खोजकर्ता कौन थे इसके, क्लाइड टोम्बो थे। वहीं हमने बात की उर्सा मेजर को ग्रेट बियर भी कहा जाता है, और ओरियन ही एक ऐसा भी माना जाता है जो कि रिसेंटली भी क्या कर रहा है, तारों को रिलीज़ करता जा रहा है और भी तारे बनाता जा रहा है। चंद्रशेखर सीमा क्या है, सितारों पर लागू होती है, यानी कि ये एक तरीके की सीमा है जो कि किस पे, सितारों पे, अपनी स्टार्स पे लागू होती है। हब्बल एक अंतरिक्ष दूरबीन है जिसकी स्थापना वर्ष 1990 में की गई थी। तो अगर आए कि व्हाट इज़ हब्बल, तो ऑप्शंस में अगर हो कि भाई एक दूरबीन है, एक अंतरिक्ष दूरबीन है, तो वही अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात की जाए तो क्रिश्चियन ह्यूजन ने सर्वप्रथम अनुमान लगाया था कि शुक्र पूर्णतः बादलों से घिरा हुआ है। और बात की जाए तो आपकी इसमें है तत्पम तारे का रंग नीला होता है, तो ये भी याद रखेंगे अपन। आगे बात करते हैं एस्टेरॉइड्स की। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, रॉकी मटेरियल होते हैं, आपकी रॉकी मेटेलिक बॉडीज़ की होती है। Asteroids are rocky metal bodies that orbit the sun. They do not have an atmosphere, but it is said that around 150 asteroids are known which have small moons that orbit them and even have some 2 moons. यानी कि माना जाता है कि 150 तक भी ऐसे ऑर्बिटर्स हैं जिनके पास अपने मून्स अवेलेबल हैं और जो उनकी क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, उन्हीं के ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। अपन को क्या याद रखना है कि क्या है, रॉकी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि ऑर्बिट ऑफ सन में पाए जाते हैं, सन के ऑर्बिट में पाए जाते हैं। वहीं बात करें और इसकी, तो मोस्ट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड प्लैनेटॉइड्स और एस्ट्रॉइड्स मीन स्टार लाइक, जैसे कि जो स्टार की तरह दिखते हैं, ऑर्बिट
अब ये किसकी ऑर्बिट में होते हैं, फिर कौन सी बेल्ट में पाए जाते हैं, तो मार्स और जुपिटर की बेल्ट में इसको माना जाता है कि मेन एस्टेरॉयड बेल्ट इसकी वही है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। द मेन एस्टेरॉयड बेल्ट लाइज more than 2.5 times as far as Earth does from the Sun. It contains millions of asteroids according to NASA. यानी कि माना गया है कि इस बेल्ट में क्या है, मिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड्स है, बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं। यानी कि अपन को मेन इसमें इंपॉर्टेंट क्या रखना है कि मार्स और जुपिटर्स की बेल्ट में अपने क्या है, एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। और एस्टेरॉइड्स को क्या कहा जाता है, तो भाई स्टार लाइक स्ट्रक्चर है, ये रॉकी मटेरियल, रॉकी मेटेलिक बॉडीज़ है, और कुछ के पास अपने मून्स अवेलेबल हैं और कुछ के पास तो अपने 2 या फिर 2 से ज़्यादा मून्स भी अवेलेबल हैं। सो ये अपन की कुल बात रहती है एस्टेरॉइड्स की। एस्टेरॉइड्स अब एक निचोड़ अगर हम देखा जाए तो एस्टेरॉइड्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स, निकल एंड आयरन। इन 3 चीज़ों के मिश्रण से बने होते हैं, तभी इसको रॉकलिक मेटलिक बॉडीज़ कहा जाता है, क्योंकि मेटल के नाम पे इसमें निकल और आयरन चले गए, ठीक है, और रॉक हो गई इसके अंदर, इसलिए रॉक मेटेलिक बॉडी एस्टेरॉइड्स को कहा जाता है। सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहला एस्टेरॉइड जो मिला था वो सीरीस नाम का मिला था, और 1801 जनवरी के अंदर उसको इन्वेंट किया गया था या फिर इसको खोजा गया था, ठीक है। और क्या कहा जाता है, एस्टेरॉइड को माइनर प्लैनेट या फिर स्मॉल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि इसके पास अपने मून्स अवेलेबल है, तो इसलिए इसको माइनर प्लैनेट्स या फिर स्मॉल प्लैनेट से बोल दिया जाता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये भी अपन याद रखेंगे इसके लिए। कुछ क्वेश्चन है जो कि एस्टेरॉइड्स के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो मैंने इसमें कवर किया है। देखिए, हु डिस्कवर फर्स्ट एस्टेरॉइड, जैसे मैंने अभी बताया था कि सीरीज नाम का है पहला एस्टेरॉइड, जिसको डिस्कवर किया गया था 1801 जनवरी के अंदर। तो किसने डिस्कवर किया था, तो भाई गिउसेppe पियाजी ने डिस्कवर किया था, तो ये अपन नाम याद कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एस्टेरॉइड बेल्ट, तो एस्टेरॉइड बेल्ट के बारे में कौन सी बात सही है। सबसे पहले कि मार्स और जुपिटर की बेल्ट में होते हैं, तो ये मैंने आपको बताया था, तो ये बात सच निकल दी। अगली है, दिस बेल्ट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर बेल्ट्स, ये भी ट्रू है। दिस बेल्ट इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंसेस नोन एज किरकवुड गैप्स, तो ये भी सच है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा। इसका एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा, मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉइड्स लाई बिटवीन मार्स एंड जुपिटर एंड इट इज नोन एज एस्टेरॉइड बेल्ट. It is divided into smaller belts and separated by distances known as Kirkwood gaps. These gaps are spaces in which the gravitational attraction of Jupiter prevents any object from maintaining an orbit. यानी कि एक ऑर्बिट बनाने में क्या करती है, उसको हेल्प करती है। आगे क्वेश्चन है, नेम द ग्रुप ऑफ एस्टेरॉइड्स दैट क्रॉस अर्थ्स ऑर्बिट एंड आल्सो मे कम क्लोज टू अर्थ और इवन कोलाइडेड विद द प्लैनेट। यानी कि ऐसा कौन सा है भाई जो अर्थ से कोलाइड होता है या फिर उससे टकराया भी हुआ है, तो अपोलो है। नेम एन एस्टेरॉइड दैट हैज़ अ डॉग बोन शेप, जिसकी डॉग बोन शेप है, तो कौन सा है भाई, ए ऑप्शन में राइट है। 216 क्लियोपात्रा इसका नाम है। बात करें ट्रोजन्स की, तो यह बृहस्पति के लैग्रैंज बिंदु के समीप स्थित है। इस पेटी के कुल 100 क्षुद्र ग्रह को पहचाना जा चुका है, ठीक है। तो ट्रोजन्स क्या है, आपका एस्टेरॉइड है एक बेसिकली, और एक कहाँ पे है, तो बृहस्पति के लैग्रैंज पॉइंट्स में है, सिचुएटेड है। ये आपका स्ट्रक्चर है एस्टेरॉइड्स का, भाई देख सकते हैं आप, कुछ ऐसा दिखाई देता है एक एस्टेरॉइड। रॉकी, आयरन, निकेल, ये इसके अंदर होते हैं। अभी हमने पढ़ लिया इसके बारे में बहुत अच्छे से। आगे बात करते हैं धूमकेतु। धूमकेतु आपका होता है मेटेरॉइड्स। तो धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय है जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। ये ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु के 3 मुख्य भाग होते हैं, नाभि, कोमा और पूंछ। नाभि धूमकेतु का केंद्र होता है जो पत्थर और बर्फ का बना होता है। यानी कि नाभि क्या है भाई, पत्थर और बर्फ से बना हुआ है। नाभि के चारों ओर गैस और धूल के बादलों को कोमा कहते हैं। यानी कि धूल और गैस के बादलों को कोमा कहा जाता है। और नाभि और कोमा से निकलने वाली गैस और धूल को एक पूंछ का आकार ले लेती है, जिसे टेल कहा जाता है या फिर पूंछी कहा जाता है। धूमकेतु मुख्यतः क्यूपर बेल्ट में और ऊट क्लाउड में पाए जाते हैं। यानी कि आपका मेटेरॉइड्स क्या है, तो इन 2 जगह पाया जाता है। एक तो हो गई आपकी कूपर बेल्ट और एक क्या हो गया आपका ऊट क्लाउड। तो ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी। धूमकेतु कॉमेट, आपका कॉमेट। A comet is a very small solar system body made mostly of ices mixed with small amounts of dust and rock. अब जो आपका आइस वाला पार्ट होता है उसे तो नॉबिक कह देते हैं, यानी कि आपका न्यूक्लियस हो गया, और जो डस्ट और रॉक है आपका कोमा पड़ जाता है। और टेल आपकी क्या होती है, जो इनको मतलब एक शेप देती है, वो टेप होती है, इसकी टेल होती है। Most comets are no larger than a few kilometers across. The main body of the comet is called the nucleus and it contains water, methane, nitrogen and other ices.
When a comet is heated by the sun, its ices begin to sublimate, यानी कि पिघलना शुरू हो जाती है, जैसे कि ड्राई आइस फ्रीजेस करती है जब वो सनलाइट के पास आ जाती है. द मिक्सचर ऑफ आइस क्रिस्टल्स एंड डस्ट फ्लोज अवे फ्रॉम द कॉमेट न्यूक्लियस इन द सोलर विंड, क्रिएटिंग अ पेयर ऑफ टेल्स. द डस्ट टेल इज वॉट वी नॉर्मली सी व्हेन वी कम हाँ वी व्यू कमेट्स फ्रॉम अर्थ, यानी कि डस्ट टेल ही है जो हमें बेसिकली दिखाई देती है जब हम कमेट्स को देखते हैं. कमेट्स का आपका पिक्चर है. आगे बात करते हैं हेली कॉमेट की. इन द पास्ट कमेट्स वर नेम्ड फॉर देयर डिस्कवरर्स सच एज कॉमेट हेली फॉर सर एडमंड हेली. द पीरियोडिक कॉमेट हेली is the most famous in history. It returns to the inner solar system once every 76 years, यानी कि हर 76 साल के बाद ये हेली कॉमेट अपन को देखने को मिलता है. ये अपना एक फेमस कॉमेट है और इसका नाम किसके नाम पे पड़ा है, तो एडमंड हेली के नाम पे पड़ा है. आगे बात करते हैं मेट्रॉइड की. मेट्रॉइड क्या होता है? एक स्मॉल रॉक कंपोज्ड ऑफ मेटल इन द आउटर स्पेस. दे आर सिग्निफिकेंटली स्मॉलर देन एस्ट्रॉइड्स विद साइज रेंजिंग फ्रॉम अ मिलीमीटर टू अ मीटर वाइड. When meteoroids enter the atmosphere of Earth, they eventually vaporize completely and might never reach the surface. They burn during descent and creates a light trail. Meteoroids are harmless क्योंकि क्या है, ये पृथ्वी के अंदर एंटर होते ही क्या है, पिघल के ख़त्म हो जाते हैं. आइस के टुकड़े जैसे होते हैं और पिघल के ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए ये हार्मलेस है, इनसे कोई खतरा नहीं होता. बाकी अगर बात करें तो एस्ट्रॉइड से इनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है. आगे मैंने इनका डिफरेंस भी लिया. ये कुछ आपके मेट्रॉइड्स दिखाई दे रहे हैं आपको. आगे बात करते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है, तो मैंने एक टेबल बनाई हुई है इसकी. एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड. एस्ट्रॉइड्स आर माइनर प्लैनेट्स. मेट्रॉइड्स का साइज़ थोड़ा फॉलिंग स्टार्स जैसा होता है, कि मतलब जो टूट के गिर रहे हों. और बात की जाए तो उसका शेप एस्ट्रॉइड का कैसा होता है, एलिप्टिकल या फिर सन के ऑर्बिट में होता है. और इसका शेप कैसा होता है, जो थोड़ा लार्जर बॉडीज़ होती हैं. बाकी बात करें तो डू नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर. एस्ट्रॉइड का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, जबकि इसमें एटमॉस्फेयर होता है जो कि बना लेता है बर्न होके. So with this our video end. I hope you like the video. If you like the video, please press the thumbs up button or the like button. If you dislike the video, please press the dislike button. Share the video and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day and bye bye. Take care.